हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं इल्यूजन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ मेन टॉपिक्स को, जिनमें से की होगी सबसे पहले व्हाट नेचुरल वेजिटेशन इज़, यानी कि हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के बारे में सीखने वाले हैं। द major types of vegetation in world, different types of vegetation in India, wildlife and its relation to vegetation, and finally we will discuss about the need for the conservation of natural vegetation and wildlife. इन सारी चीज़ों को आज हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज़ वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज़ ला सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट्स एंड ट्रीज दैट ग्रो ऑन देयर ऑन without human interference. The growth of natural vegetation mainly depend on three factors: climate, soil, relief. Climate plays the most important role. Area with heavy rainfall have dense forest, area with moderate rainfall have grasslands, dry region with very little rainfall support only thorny bushes and shrubs। यानी कि natural vegetation जो है उन प्लांट्स यानी पौधे और पेड़ों को कहा जाता है जो कि अपने आप खुद से बड़े होते हैं या फिर खुद से उत्पन्न होते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। यानी कि उस पेड़ या फिर वृक्ष को बड़े होने के लिए या फिर उगने के लिए कह सकते हैं हम कि किसी भी प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटीज़ कनेक्ट नहीं होता है या फिर किसी भी प्रकार का मानव जो है इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता है, वह जो है खुद से होता है। और नेचुरल वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए जो है अलग अलग चीज़ें वर्क करती है, जिसमें कि सबसे पहला है क्लाइमेट, जिसमें कि टेम्परेचर और रेनफॉल देखने को मिलता है। दूसरा है सॉयल, यानी कि वहाँ की मिट्टी। और तीसरा है रिलीफ, जिसके अंतर्गत माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आते हैं, जिसमें कि इन तीनों में से सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वह है क्लाइमेट, यानी कि जहाँ पर का एरिया सबसे अधिक वर्षा वाला होगा वहाँ पे जो है काफ़ी डेंस फॉरेस्ट पाया जाएगा, यानी कि काफ़ी घना जंगल होगा। वहीं पे अगर मॉडरेट रेनफॉल होता है किसी एरिया में, किसी जगह पे ठीक ठाक वर्षा होता है तो वहाँ पे हमें ग्रासलैंड्स देखने को मिलता है। वहीं जहाँ पे बहुत कम वर्षा होता है या फिर ना के बराबर वर्षा होता है वहाँ पे सिर्फ हमें थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स देखने को मिलता है, यानी कि सिर्फ कुछ घास फूस या फिर कांटेदार कुछ पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला टॉपिक है डैट इज़ टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन अक्रॉस द वर्ल्ड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, यानी कि जो पूरी दुनिया में नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है, इनको मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड एंड तीसरा है श्रब्स एंड थॉर्नी वेजिटेशन, यानी कि जंगल या और उसके बाद दूसरा ग्रासलैंड आ जाता है और तीसरा है श्रब्स और थॉर्नी वेजिटेशंस। तो अब फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो फॉरेस्ट इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, ट्रीज आर टॉल, डेंस एंड एवरग्रीन। एग्जाम्पल अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका। यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं यह जो है काफ़ी घने होते हैं, यहाँ के वृक्ष काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और यहाँ के पेड़ पौधे हमेशा ही हरे भरे होते हैं। इन एरियाज़ में जो है काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है, काफ़ी ज़्यादा वर्षा होता है, जिसके कारण कि वहाँ के जो पेड़ होते हैं काफ़ी घने देखने को मिलते हैं और सालों भर हरे भरे रहते हैं। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें तो हमें अमेज़न जंगल जो है या फिर कह सकते हैं कि अमेज़न बेसिन जो है साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील वाले एरियाज़ में, पेरू, वेनेजुला वाले एरियाज़ में, वह जो है एक
फॉरेस्ट एरिया है, एक इक्वेटोरियल एरिया हम कह सकते हैं उसे, जहाँ पर कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। वहीं कॉन्गो बेसिन जो है अफ्रीका का, यह भी एक इक्वेटोरियल एरिया है और यहाँ भी हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। और इस एरियाज़ के जो पेड़ होते हैं वह काफ़ी लंबे, घने और हरे भरे होते हैं। वहीं अगर ग्रासलैंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो यह जो है उन एरियाज़ में पाया जाता है ग्रासलैंड जहाँ पर कि मॉडरेट रेनफॉल होता है, यानी कि ठीक ठाक वर्षा होती है, उस एरियाज़ में ग्रासलैंड पाया जाता है। और ग्रासलैंड में मेनली हमें ग्रासेस देखने को मिलते हैं जो कि ग्रेजिंग के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, यानी कि जानवरों को चरने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कह सकते हैं हम कि ग्रासलैंड्स होते हैं। अगर इसके एग्जांपल के तौर पे देखें हम तो जो एरियाज़ जो कि एज अ ग्रासलैंड कंसीडर किए जाते हैं तो प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज इन सेंट्रल एशिया एंड सवाना इन अफ्रीका वेयर द मेन ग्रासलैंड ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाले प्रेरीज एरिया जो है, उसके अलावा सेंट्रल एशिया में स्टेपीज और अफ्रीका में सवाना वाला जो एरिया है यह मेनली ग्रासलैंड एरिया के तौर पे कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रब्स एंड थॉर्नी वेजिटेशंस के बारे में तो यह उन एरियाज़ में देखने को मिलता है जहाँ पर कि काफ़ी कम वर्षा होता है, बहुत ही लिटिल रेनफॉल या फिर काफ़ी कम वर्षा वाले एरियाज़ में हमें श्रब्स एंड थॉर्नी वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं, यानी कि कांटे वाले पौधे देखने को मिल जाते हैं। और उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, प्लांट्स आर स्मॉल थ्रॉनी एंड ड्राउट रेसिस्टेंस, यानी कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं थॉर्नी या फिर श्रब्स वाले एरियाज़ में वह काफ़ी छोटे होते हैं, कांटे वाले पौधे होते हैं और ड्राउट रेसिस्टेंस होते हैं, सुखाड़ को जो है रेसिस्ट करने वाले वो प्लांट्स होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम तो हमें सहारा डेजर्ट और थार डेजर्ट एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। डैट मीन्स कि सहारा डेजर्ट इज़ सिचुएटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड थार डेजर्ट इज़ सिचुएटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट, और वी कैन से दैट इट इज़ सिचुएटेड इन आवर कंट्री इंडिया। सो आफ्टर डैट अब हम लोग नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया देखने वाले हैं, यानी कि भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सो इंडिया हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ड्यू टू varied climate and relief. The main types are tropical evergreen forest, tropical deciduous forest and thorny bushes. That means कि हमारे जो कंट्री है, जो हमारा भारत है, यहाँ पे हमें काफ़ी विविधता देखने को मिलता है हमारे प्राकृतिक वनस्पतियों में, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है यह काफ़ी अलग अलग होता है अलग अलग जगहों पे। सो जो हमारे देश में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पतियां हैं वह कुछ इस प्रकार से पाई जाती हैं, जैसे कि पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और यह जो है वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलता है एंड अंडमान एंड निकोबार वाले एरियाज़ में हमारे कंट्री में एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है, बिकॉज़ यहाँ पर जो है काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है पूरे साल भर में। डैट मीन्स कि अगर हम कहें कि अगर हमें कहीं पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट का जिक्र देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट उन्हीं एरियाज़ में हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर कि रेनफॉल भरपूर मात्रा में होगा, वर्षा भरपूर मात्रा में होगा। अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो इनके अंतर्गत जो ट्रीज़ हमें देखने को मिलते हैं वह है एबोनी, mahogany and rosewood. These all the trees were considered as the trees under tropical evergreen forest. After that हमारा जो दूसरा प्रकार का जो नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में देखने को मिलता है दैट इज़ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और वी कैन से दैट मॉनसून फॉरेस्ट। सो अगर मॉनसून फॉरेस्ट आ जाएगा तो आपको यह देखने को या फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं यह जो है मॉनसून से कनेक्टेड होगा। सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अगर तो हमें देखने को मिलता है द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, मीन्स कि हमारे कंट्री में सबसे अधिक फैला हुआ अगर जो जंगल है तो वह है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मीन्स कि मोस्ट ऑफ द एरिया जो है हमारे कंट्री का, इसमें जो है हमें सेकेंड टाइप्स का जो फॉरेस्ट है दैट मीन्स ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही
पाया जाता है। यह मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश वाले एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इन जंगलों में अगर हम बात करें कि जो मुख्य पेड़ होते हैं, उन पेड़ों का अगर नाम देखें तो वह होते हैं टीक, साल, नीम, शीशम। ये सारे पेड़ जो हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे टाइप में देखें तो वह है थ्रॉनी बुशेस, यानी कि कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है उनके बारे में। ऐसे जो बुशेस हैं, ऐसे जो झाड़ियाँ हैं, वह हमें राजस्थान, गुजरात और हरियाणा वाले एरियाज़ में देखने को मिल जाते हैं। और इनके अंतर्गत जो पौधे या फिर पेड़ आते हैं वो होते हैं कैक्टस, एकाइका एंड डेट एंड पाम ट्रीज। मीन्स की जो कांटे होते हैं, एकाइका होते हैं और खजूर के जो पेड़ होते हैं, यह सारे के सारे थॉर्नी बुशेस के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो चौथा है हमारा वह है माउंटेन वेजिटेशन, यानी कि पहाड़ी वनस्पतियाँ। यह हिमालयन एरियाज़ में पाई जाती है और यह एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। लाइक कि अगर लोअर स्लोप्स पे हम देखें तो हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, वहीं अगर हायर स्लोप्स पे देखें तो हमें कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत आ जाता है हमारा पाइन, देवदार एंड फर। हम कहें अगर कि जो माउंटेन वेजिटेशंस होते हैं उनमें लोअर स्लोप्स पे हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। डैट मीन्स कि वही नीम, साल, इन सारे पेड़ों को हम लोग देखते हैं पर्वत के नीचे वाले एरियाज़ में। मीन्स कि लोअर स्लोप में जो है हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें हायर स्लोप्स पे हमें देखने को मिलता है कॉनिफेरस ट्रीज। और कॉनिफेरस ट्रीज मीन्स कि जो कि हमें कोन के आकार में देखने को मिलता है। इस प्रकार के जो कुछ पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग कॉनिफेरस ट्रीज। वो इस आकार के होते हैं। इस प्रकार के पेड़ हमें एट हायर पॉइंट देखने को मिल जाते हैं और इसके अंतर्गत पाइन, देवदार एंड फर ट्रीज आते हैं। इसके अलावा एक और टाइप का फॉरेस्ट हमारे कंट्री में देखने को मिलता है एंड दैट इज़ मैनग्रोव फॉरेस्ट। यह जो है कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं, जो कि टाइड्स से अफेक्टेड होते हैं, टाइड्स से प्रभावित होते हैं। यानी कि यह जो है समुद्री तट वाले एरियाज़ में पाए जाते हैं और यह जो है लहरों से प्रभावित होते हैं। और अगर इन जंगलों के बारे में हम देखें तो जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, यह एक मैनग्रोव फॉरेस्ट का एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। और मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाई जाने वाले जो मेन ट्रीज़ होती है वह है सुंदरी ट्रीज़। आफ्टर आवर the natural vegetation that found in India, now we are going to discuss about wildlife. जब vegetation जान लिया हमने कि आखिर किस किस प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिल रही है, किस किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, तो अब हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर क्लोजली कनेक्टेड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। मीन्स की जो वनस्पतियाँ होती है वह जो है वाइल्ड लाइफ से काफ़ी नज़दीकी कनेक्शन होता है इनका, और अलग अलग प्रकार का वनस्पति जो है अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को रहने के लिए हेल्प करता है, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को उस जगह पे बसने के लिए हेल्प करता है। मतलब कि अगर डेंस फॉरेस्ट होगा, अगर घना जंगल हमें देखने को मिलेगा तो वहाँ पे हमें एलिफेंट्स, टाइगर, मंकीज़ और लायंस जैसे जानवर देखने को मिलेंगे। अगर ग्रासलैंड वाला एरिया होगा तो वहाँ पे डियर, बाइसन, जेब्रा और जिराफ जैसे जानवर देखने को मिलेंगे। वहीं डेजर्ट वाले एरियाज़ में कैमल, स्नेक एंड लिजर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम माउंटेन्स के बारे में बात करें तो माउंटेन्स पे हमें स्नो लियोपर्ड, याक और मस्क डियर जैसे जानवर देखने को मिल जाएंगे। सो क्लियरली वी कैन सी हियर दैट different types of grassland, or we say that different types of vegetation favors different types of animals. अलग अलग प्रकार के वेजिटेशंस वाले एरियाज़ में हमें अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिल जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया हैज़ वेरी रिच वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। मीन्स कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो है अलग अलग प्रकार के
जो है जानवर देखने को मिलता है। डैट मीन्स कि विविधताओं वाला देश है। इसमें भी इन टर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आवर कंट्री इज़ ऑल्सो अ वेरी डाइवर्स कंट्री। सो इफ़ वी टॉक अबाउट आवर नेशनल एनिमल, देन नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री इज़ टाइगर। रेदर देन डैट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री का नेशनल बर्ड इज़ पीकॉक। इसके अलावा हमारे पूरे देश में सिर्फ गिर फॉरेस्ट ही ऐसा है गुजरात में जहाँ पर कि शेर पाए जाते हैं, लायंस पाए जाते हैं। वी कैन नॉट से ओनली डैट इन आवर कंट्री इंडिया, बट पूरे एशिया में एकमात्र जगह बच गया है हमारा देश का गुजरात, जिसमें कि गिर फॉरेस्ट है जहाँ पर कि लायंस पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वन हॉर्न राइनोज जो हैं, एक सींग वाले जो राइनोज हैं, वह हमें काजीरंगा आसाम में देखने को मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। एलिफेंट्स हमें केरला और आसाम में देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं, डैट मीन्स कैमल्स पाए जाते हैं। एंड इन लद्दाख वी विल फाइंड याक, यानी कि लद्दाख में याक देखने को मिलता है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि क्यों जो है वेजिटेशन, वनस्पतियों और जंगली जीवन को कंजर्वेशन करने का ज़रूरत होता है, क्यों इन्हें कंजर्व करना चाहिए। सो अगर हम बात करें तो इन टुडेज टाइम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर अंडर थ्रेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। मीन्स कि आज के समय में अगर हम देखते हैं तो जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं या फिर जो जंगल जीवन है, यह काफ़ी ज़्यादा अंडर थ्रेट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड इन सारी चीज़ों को हम क्या बता सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अंडर थ्रेट करने का वजह जो है वह है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल का कम होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ही अधिक मात्रा में इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट, और जो हमारा पॉपुलेशन काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से जो हमारा पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, इसके कारण भी यह काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। या फिर जो शहरीकरण हो रहा है, इसके कारण भी बहुत हद तक नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है प्रभावित होते जा रहा है। सो इनको बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कंजर्वेशन काफ़ी ज़रूरी है। सो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं हमारे कंट्रीज़ में ताकि इन चीज़ों को जो है कंजर्व किया जा सके, इनको बचाया जा सके। सो उन स्टेप्स में जो कुछ चीज़ें हमारे कंट्री में जो एक्शन लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं इन चीज़ों को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, उनमें से पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इस्टेब्लिश की गई है। कई नेशनल पार्क बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का इस्टेब्लिशमेंट भी किया गया है ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके। सो इन सब का कंजर्वेशन हमारे जीवन के लिए, हम सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि इन्वायरमेंट जो है बैलेंस रह सके, हर एक चीज़ बैलेंस रह सके। सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, establishment of national parks and biosphere reserves are some of the steps taken by our government for the conservation of natural vegetation and wildlife of our country. Some of the important projects were Project टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। डैट मीन्स कि कुछ अगर हम लोग बात करें खास प्रोजेक्ट के बारे में जो कि लाया गया था वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, जंगली जीव को बचाने के लिए, उसमें से सबसे कुछ अहम और मुख्य जो थे वह थे प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि बाघों को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए लाया गया था, प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यह हाथी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके शिकार को रोकने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को लाया गया था। सो अगर ग्लोबल लेवल पे हम बात करें तो कुछ एग्रीमेंट्स जो है, जैसे कि साइट्स एक एग्रीमेंट है जिसको कि लाया जा रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, यानी कि
कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि खतरे में हैं, जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं। इनको बचाने के लिए जो है वैश्विक तौर पे ग्लोबल लेवल पे कुछ एग्रीमेंट्स को इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उनमें से एक एग्रीमेंट है साइट्स, जो कि कुछ जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको बचाने के लिए लागू किए गए हैं, इनको बचाने के लिए वर्क में लाया गया है। सो हर एक चीज़ को डिस्कस करने के बाद नाउ वी आर ऑन आवर ऑन कंक्लूजन, एंड आवर कंक्लूजन इज़ दैट in this video, in this chapter, we have discussed about नेचुरल वेजिटेशन। इसके अलावा हमने डिस्कस किया पूरी दुनिया में और भारत में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों के बारे में। इसके अलावा हमने वनस्पति और जंगली जीवों के बारे में, जंगली जीवन के बारे में, इनके रिलेशंस के बारे में बात किया कि किस प्रकार से जो है वह अलग अलग प्रकार का वेजिटेशन अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को रहने के लिए हेल्प करती है। इसके साथ ही साथ हमने यह भी डिस्कस किया कि क्यों जो है कंजर्वेशन का ज़रूरत होता है, क्यों हमें जंगली जीवन और जंगली या फिर कह सकते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों को बचाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमें हमेशा याद रखना चाहिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर आवर लाइफ लाइन, प्रोटेक्टिंग दैम मीन्स प्रोटेक्टिंग आवर ओन फ्यूचर। दैट मीन्स कि जो जंगल है या फिर जो जंगली जीवन है वह जो है हमारा लाइफ लाइन है, हमारा जीवन रेखा है, और उनको बचाना सिर्फ उनके जीवन को बचाना नहीं है बल्कि हमारे खुद को या फिर कह सकते हैं कि हमारे खुद के भविष्य को बचाने के बराबर है। यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।